हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक स्टडीज़। आज हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में जो विभिन्न देश हैं वो वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम, तकनीक और जानकारी के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है, जिसमें इन सभी वस्तुओं, सेवाओं का विभिन्न देशों के बीच स्वतंत्र प्रवाह होता है। यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है विभिन्न वस्तुओं के लिए। जैसे कोई मोबाइल है, वो चीन में बना है लेकिन उसका डिज़ाइन अमेरिका ने करा है और वो भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे सारी की सारी दुनिया एक साथ मिलकर काम करती है और एक दूसरे से जुड़ जाती है। यही वैश्वीकरण है। नेक्स्ट इज़ वैश्वीकरण की परिभाषा। तो दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर बढ़ते आपसी संबंध, आदान प्रदान, संपर्क और निर्भरता की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि जब दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर संपर्क बढ़ जाता है और वस्तुओं को और सेवाओं का आदान प्रदान होने लगता है और एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आकर्षित होती हैं कि हम अगर दूसरे देश में या किसी विकासशील देश में या फिर अन्य किसी भी अर्थव्यवस्था में हम अपना निवेश करेंगे या फिर कोई कंपनी लगाएंगे तो उससे हमारे देश और हमारी कंपनी का मुनाफा होगा और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, जिसके अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था में खुलेपन और आर्थिक निर्भरता एवं आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्वीकरण में घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के लिए खोल दिया जाता है ताकि जो आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनको कम किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बढ़ सके। तो मुख्यतः इसका उद्देश्य यही है कि जो वैश्वीकरण है इसके कारण जो घरेलू अर्थव्यवस्थाएं हैं वो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के लिए खुल जाएं और आयात निर्यात पर जो भी प्रतिबंध लगते हैं, जो भी टैरिफ्स लगते हैं वो कम हो जाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। वैश्वीकरण का यह मानना है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे जो विश्व की विभिन्न उच्च स्तरीय तकनीक है या फिर कुछ देशों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो किसी के पास उत्पाद, वस्तु और सेवाएं अधिक हैं, तो उनका आपस में आदान प्रदान होने से, प्रसार होने से सभी देश एक आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएंगे और उनमें आर्थिक रूप से एकताएं बढ़ेंगी। तो विकसित देशों की जो पूंजी है और टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो विश्व के विकासशील देशों जैसे कि चीन, भारत आदि में भी। नेक्स्ट इज वैश्वीकरण की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट इज उत्पाद व सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार। वैश्वीकरण में उत्पाद व सेवाओं के आयात व निर्यात के लिए उदार नीति अपनाई जाती है। विभिन्न देशों के मध्य उत्पाद व सेवाओं की क्रय विक्रय पर लगी टैरिफ व गैर टैरिफ बाधाओं को हटाया जाता है। संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक इकाई माना जाता है। यानी कि वैश्वीकरण में देशों के बीच जो सेवाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका व्यापार आसानी से हो जाता है और उनके आयात निर्यात पर जो भी टैक्स और प्रतिबंध लगते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। जैसे कि विदेशी कपड़े, विदेशी मोबाइल, विदेशी दवाइयाँ भारत में आसानी से मिलती हैं। वो अलग अलग देशों से आते हैं, इससे चीज़ें हमें सस्ती भी मिलती हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं कि हमें कौन सी लेनी है और कौन सी हमारे बजट फ्रेंडली है। तो इससे विभिन्न देशों की जो भी कंपनियां हैं वो किसी एक देश में बहुत ज़्यादा निर्यात करेंगी, निवेश करेंगी, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलेंगे और चीज़ें सस्ती भी होंगी। सेकंड पॉइंट इज पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। यानी कि वैश्वीकरण का तात्पर्य है घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी पूंजी व विदेशी निवेश के प्रवाह के लिए खोलना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगी रुकावटों को समाप्त करना। इससे विदेशी कंपनियां किसी भी देश में निवेश करती हैं और इससे उन कंपनियों के किसी भी देश के बाज़ारों में निवेश करने के या पूंजी लगाने के जो रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रवेश हैं उन पर रुकावट है वो समाप्त हो जाती हैं। इससे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसे कि अमेज़ोन, गूगल, सैमसंग, hyundai आदि कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारे देश में निवेश कर रही हैं, जिससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और उद्योग और तकनीकी विकास भी हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण में श्रम के विभिन्न देशों के मध्य अंतर व बाहरी प्रवाह को स्वतंत्र किया जाता है। मानव संसाधनों के प्रवास व उत्प्रवास संबंधी प्रावधानों को उदार बनाया जाता है। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों
व सुयोग्य मानवीय संसाधनों की सेवाओं को प्राप्त करना सरल बनाया जाता है। इससे विभिन्न देशों की परस्पर निर्भरता बढ़ती है, यानी कि लोग अब एक देश से दूसरे देश में काम करने जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स विदेशों में नौकरी करते हैं। जैसे कि भारतीय इंजीनियर है वो अमेरिका में काम कर रहे हैं। मोस्टली जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या किसी भी फील्ड से, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा काबिल इंसान है, वो आप देख सकते हैं अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम कर रहे हैं। इंडियंस जैसे कि भारतीय इंजीनियर अमेरिका में काम कर रहे हैं, या फिर जो नर्सें हैं वो यूरोप में काम कर रही हैं, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो दुबई में काम कर रहे हैं। इससे ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होता है। फोर्थ पॉइंट इज सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि विभिन्न देशों की जो संस्कृति, जीवन शैली, भोजन प्रदान और भाषा का मिश्रण बढ़ रहा है। मीडिया, सिनेमा, सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण को तेज किया है, यानी कि वैश्वीकरण से देशों की संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती है। खान पान, जैसे कि इटली से ओरिजिनेटेड पिज़्ज़ा, बर्गर्स आज इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। या फिर विदेशों में योग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, योग जो कि भारत में 5000 साल पहले ही उत्पन्न हुआ था। और आजकल भारतीय खाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है दूसरे देशों में, और इंडिया या फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी कोरियन, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच गाने, मूवीज़ या फिर बहुत ज़्यादा शोज़ भी ट्रेंड में हैं। तो ये सब मीडिया और सोशल मीडिया ने तेज़ रफ्तार प्रदान की इन सबको। फिफ्थ पॉइंट इज़ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देशों को आर्थिक सहायता और सलाह भी देती हैं, जैसे कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ओईसीडी आदि। ये संस्थाएं गरीब देशों को ऋण भी देती है, यानी कि जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ऋण यानी कि लोन्स देती है। या फिर व्यापार जो नियम होते हैं उनमें कुछ छूट देती है उन्हें, या फिर उन नीति नियमों को उन देशों को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है, और आर्थिक स्थिरता लाने में भी मदद करती है। देन सिक्स पॉइंट इज़ राजनीतिक एकीकरण या फिर वैश्वीकरण। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जैसे कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, शार्क, एशियन, ब्रिक्स, G20 आदि देशों को सहयोग के लिए एक मंच देते हैं। इन संगठनों से राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में समन्वय बढ़ता है, यानी कि देश आपस में मिलकर राजनीतिक और आर्थिक फैसले लेते हैं। इन सभी संगठनों में जैसे कि ईयू, सार्क, एशियन, ब्रिक्स, G20, इसे देशों के बीच सहयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सेवन्थ पॉइंट इज़ वित्तीय बाजारों का एकीकरण। विश्व के शेयर बाजार और वित्तीय संस्थान आपस में जुड़ गए हैं। एक देश की आर्थिक घटना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जैसे कि 2008 की वैश्विक मंदी का असर पूरे विश्व पर पड़ा था। यानी कि दुनिया के जो शेयर बाजार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 2008 की वैश्विक मंदी थी, अमेरिका में जो भी आर्थिक संकट थे वो पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहे थे। एक देश की समस्या दूसरे देश को भी प्रभावित करती ही करती है। एट्थ पॉइंट इज़ पर्यावरणीय मुद्दे और वैश्विक चेतना। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण वैश्विक स्तर पर चिंता के विषय हैं। COP, IPCC, पेरिस एग्रीमेंट जैसे समझौते वैश्विक सहयोग के उदाहरण हैं। यानी कि पर्यावरण की समस्या अब किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, यानी कि पूरे विश्व की समस्या है। जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ वैश्विक प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि COP सम्मेलन किए जा रहे हैं, IPCC एंड पेरिस एग्रीमेंट जैसे कुछ समाधान इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि इनमें सभी के सभी देश अपना सहयोग देते हैं और मिलकर समझौते और समाधान करते हैं।